क्यों पाठ्य पुस्तकें उस प्रकरण को हटा देना चाहती हैं जिसमें बताया गया कि 1992 में हमने एक मस्जिद को गिरा दिया। क्या आपको यह याद लगातार रहता है कि मणिपुर 3 साल से जल रहा है, वहां लोगों के लिए अपने घरों को वापस लौटना मुश्किल हो रहा है। आपको दिखाई देता है कि हाँ, ये कम्युनिटी खतरे में है, हिंदू खतरे में है क्योंकि सामने मुसलमान है, अमेरिकी खतरे में है क्योंकि सामने इमिग्रेंट्स हैं, व्हाइट्स खतरे में है क्योंकि ब्राउन्स पहुंच गए। आपकी याद दरअसल आपकी है ही नहीं, ना इतिहास आपका है ना याद आपकी है, निजी तौर पे तो बिल्कुल नहीं है, ये कलेक्टिव है। समाज इतिहास को सेलेक्टिवली याद कराता है। व्हाट्सएप तय कर रहा है कि आपको क्या याद रहेगा, क्या भूल जाएगा। समाज को क्यों लगातार शत्रु गढ़ने पड़ते हैं? क्योंकि शत्रु, दुश्मन आपकी मेमोरी को आसान बना देते हैं। आई एम टेलिंग यू दैट योर मेमोरी इज लाइंग टू यू। नमस्ते दोस्तों, प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत है। कल्पना कीजिए कि एक ही तरह की ऐतिहासिक घटना, एक ही दंगा, एक ही तरह की खबर, एक ही युद्ध, एक ही भाषण या एक ही अपराध, और करोड़ों लोग उसे अलग अलग तरह से याद करते हैं। करोड़ों लोग एक ही घटना को देखते हैं, वही फुटेज है, वही सुर्खियां हैं, लेकिन जो याद वो लेकर निकलते हैं वो अलग अलग होती है। किसी को न्याय याद रहता है और किसी को दमन याद रहता है, किसी को राष्ट्रीय गर्व याद रहता है तो किसी को सामूहिक शर्म याद रहती है। अभी जो युद्ध चल रहा है उसके बारे में हम जानते हैं कि ट्रंप चाहते हैं कि सब लोग उस युद्ध को ऐसे याद करें कि अमेरिका ने यह युद्ध जीता। दुनिया के दूसरे लोग उसे भिन्न तरीके से याद करना चाहते हैं। सवाल यह है कि क्या हमारी जो स्मृति है, हमारी जो याद है, उसकी भी कोई राजनीति होती है क्या याद निष्पक्ष होती है? समझिए, आई एम मेकिंग अ पॉइंट हियर। स्मृति दरअसल कोई निष्पक्ष किस्म की रिकॉर्डिंग मशीन नहीं है। हमारा दिमाग एक निष्पक्ष तरीके से, इम्पार्शियल तरीके से चीजों को याद नहीं करता है। ये हमेशा रिकंस्ट्रक्शन होता है, ये हमेशा इमोशनल एडिटिंग होती है। दरअसल ये एक सेलेक्टिव किस्म की स्टोरी टेलिंग है। आपका स्वागत है इस वीडियो में, क्योंकि इसमें हम इसी मुश्किल सवाल को हल करने की कोशिश करने वाले हैं कि स्मृति काम कैसे करती है। क्यों ये जरूरी है इसे समझिए, क्योंकि याद और याद से जो कहानियां निकलती हैं वे आजीवन आपको मूर्ख बनाती हैं। 2025 में नेचर कम्युनिकेशन में प्रकाशित एक आर्टिकल है, उसमें यह बताया गया कि मानव मस्तिष्क उन सूचनाओं को प्राथमिकता देता है जो मस्तिष्क में पहले से मौजूद मान्यताओं की पुष्टि करती है, और उसके विरोधाभासी जो तथ्य होते हैं, उसके अपोजिट जो तथ्य होते हैं, उनका इंपैक्ट वो खुद ही कम कर देता है। यानी कि अगर कॉन्ट्राडिक्टरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल भी हो तब भी हमारा दिमाग उसे सही ढंग से याद नहीं करता, दर्ज नहीं करता। समझिए कि इसका पॉलिटिकली क्या मतलब है। इसका मतलब यह है कि अप्रचार तंत्रों को तथ्य को पूरी तरह से मिटाने की जरूरत नहीं रह गई। उन्हें केवल ऐसा करना है कि आपको वास्तविकता का कोई एक एडिशन दिखाना है, एक संस्करण आपको दिखाना है जो कि आपको इमोशनली वफादार बना दे और बाकी सब चीजों को आप इग्नोर कर दें। कहीं पर दंगे भुला दिए जाते हैं, कहीं लिंचिंग भुला दी जाएगी, कहीं पर कास्ट वायलेंस भुला दी जाएगी, कहीं वार क्राइम्स भुला दिए जाएंगे। गजा किसको याद रहेगा, किसे नहीं, ये बताना बहुत मुश्किल नहीं है। ये केवल एक सरकार या एक आइडियोलॉजी की बात नहीं है। हर सत्ता असुविधाजनक घावों को सार्वजनिक स्मृति से धीरे धीरे हटाने की कोशिश करती है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों पाठ्य पुस्तकें उस प्रकरण को हटा देना चाहती हैं जिसमें बताया गया कि 1992 में हमने एक मस्जिद को गिरा दिया। याद आ रहा है? सोच के देखिए ना, इतना दूर नहीं जाना चाहते तो अब सोचिए, पिछले 3 सालों से मणिपुर जल रहा है, लेकिन क्या आपको मीडिया नैरेटिव में अब मणिपुर वैसा दिखाई देता है जैसा दिखाई देना चाहिए? क्या आपको यह याद लगातार रहता है कि मणिपुर 3 साल से जल रहा है, वहां लोगों के लिए अपने घरों को वापस लौटना मुश्किल हो रहा है? इसीलिए दरअसल समाज में बार बार दुश्मन गढ़े जाते हैं, क्योंकि दुश्मन आपकी पहचान को स्थिर करते हैं। आपको दुश्मनों की जरूरत इसलिए नहीं है कि आपको दुश्मनों को मिटाना है। आपको दुश्मनों की जरूरत दरअसल इसलिए है कि दुश्मनों के होने से आप अपना वजूद गढ़ते हैं। वे दुश्मन हैं इसलिए आप अपनी पहचान को निर्मित करते हैं। कंफर्मेशन बायस को याद कीजिए, जिसके बारे में हमने कई बार बात की है, आज फिर से की, कि हम उन सबूतों को ज्यादा महत्व देते हैं। पूरी तरह झूठ होने की जरूरत नहीं है, आधा सच आधा झूठ हो तो तब भी चलेगा, लेकिन हम उन सबूतों को ज्यादा महत्व देते हैं जो हमारी पहले से मौजूद मान्यताओं से मेल खाते हैं, और जो उसके अपोजिट तथ्य होते हैं हम उन्हें नकार देते हैं, और इससे एक तरह के नैरेटिव विकसित होते हैं।
हम दरअसल तथ्य याद करते ही नहीं। हमारी स्मृति जो है वह तथ्यों को अहमियत देती है, ये बात गलत है। उसे चाहिए कथाएं, उसे चाहिए नैरेटिव्स, और वह नैरेटिव्स को ही बचा कर रखती है। और इसीलिए कहा जाता है कि समझना पड़ेगा कि आपकी याद दरअसल आपकी है ही नहीं। ना इतिहास आपका है, ना याद आपकी है। निजी तौर पे तो बिल्कुल नहीं, ये कलेक्टिव है। समाज इतिहास को सेलेक्टिवली याद कराता है। राजनीतिक समूह तय करते हैं कि किन पीड़ितों को महत्व दिया जाना है, किन्हें नहीं दिया जाना है। और ऐसा नहीं कि केवल व्यक्तियों के साथ हो रहा है, पूरे राष्ट्रों के इतिहास ऐसे ही दर्ज होते हैं। पूरे राष्ट्रों का इतिहास जिन स्मृतियों पर आधारित होता है, वे स्मृतियां सेलेक्टिव होती हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता रहा हूं, कहानियों से सावधान रहिए, क्योंकि कोई भी कहानी निष्पक्ष नहीं होती। हर कहानी में निहित कोई स्वार्थ होता है। कहानी सुनाने वाले का स्वार्थ होगा या कहानी गढ़ने वाले का स्वार्थ होगा। आप तक जो कहानी पहुंचे, चाहे वो विज्ञापन से पहुंचे, चाहे वो किताबों से पहुंचे, चाहे वो फिल्मों से पहुंचे, चाहे वह आपकी क्लासरूम्स में पहुंचे, हर कहानी के पीछे कुछ ना कुछ निहित स्वार्थ होता है, क्योंकि एक तरह की कलेक्टिव मेमोरी क्रिएट की जाती है। सोशलॉजिस्ट मॉरिस हॉवेक ने इस बात को बहुत क्लियर तरीके से कहा। वे कहते हैं कि जो हमारी मेमोरी होती है वो इंडिविजुअल नहीं होती, सोशल होती है। समाज मिलकर तय करता है कि हम क्या हैं, और इसके आधार पर वह यह तय करता है कि कौन सी चीजों को याद में सहेज कर रखा जाएगा, और इससे तय होता है कि हमारा दिमाग क्या भूल जाता है। क्योंकि जो याद रखना पॉलिटिकल है, वैसे ही भूलना भी पॉलिटिकल है। सामूहिक स्मृति निष्पक्ष इतिहास नहीं होती, वह समय के साथ साथ संगठित की गई एक तरह की इमोशनल आइडेंटिटी होती है। स्मृति एक सामाजिक प्रक्रिया है। पूरा वीडियो यही समझाने के लिए है। समझिए, स्मृति को व्यक्तिगत मानना बंद कीजिए, वह सामाजिक है। और इसमें फिर एक पूरा का पूरा तंत्र लगता है आपकी स्मृति निर्मित करने में। पहले किताबें लगती थी, स्कूल लगते थे, टेलीविजन लगता था, और आजकल डिजिटल चीजें भी इसमें शामिल हो गई हैं। व्हाट्सएप तय कर रहा है कि आपको क्या याद रहेगा, क्या भूल जाएगा, किस चीज में क्या महत्वपूर्ण है, उसमें तथ्य है या नहीं है, कम बात महत्वपूर्ण बात है। ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि वह जिस इमोशनल आइडेंटिटी को खड़ा करना चाह रहा है, आप उस इमोशनल आइडेंटिटी से जुड़ते हैं कि नहीं। अगर आप जुड़ते हैं तो आप उस बात को अहमियत देंगे। जरा सोच कर देखिए कि क्या होगा अगर आपकी सबसे गहरी और मजबूत स्मृति दरअसल आपकी हो ही ना, गढ़ी गई हो। क्या होगा अगर सामाजिक रूप से उसे इंजीनियर किया गया हो। What I'm trying to say is very simple. I'm telling you that your memory is lying to you. आपकी अपनी याद, जिसे आप अपनी याद कह के ना केवल खुद याद करते हैं, चार और लोगों को सुनाते हैं कि मैंने तो ये याद किया था, मैंने तो वो याद किया था। सच्चाई ये है कि your own memory is lying to you. मान लीजिए आप पहले से ही मानते हैं कि कोई एक समूह है जो कि खतरनाक है। आपको लगता है मुसलमान तो बहुत कट्टर होते हैं। अब आप इसके बारे में सैकड़ों वीडियो, भाषण, मीम्स ये सब देखते रहते हैं और आपकी धारणा पुष्ट होती जाती है। इसके आधार पर आपका मस्तिष्क खुद ही खाली जगहों को भरने लगता है, कहानियों को निर्मित करने लगता है, और वो प्रोपेगेंडा जिसके बारे में हम बार बार बात कहते रहे हैं, वो और ज्यादा पावरफुल हो जाता है। कंफर्मेशन बायस पर जो नेचर की स्टडी है उसके बारे में मैंने यही बताया था। कुल मिलाकर हम क्या कह रहे हैं कि समस्या केवल मिस इन्फॉर्मेशन नहीं है। समस्या यह है कि हम और आप मनुष्य के तौर पर इमोशनली उन्हीं सूचनाओं को पसंद करते हैं जो हमारी आइडेंटिटी की रक्षा करते हैं। इसलिए पॉलिटिकल ट्राइब्स जो हैं, राजनीतिक समूह जो हैं, वो इस वजह से मनोवैज्ञानिक रूप से इतने पावरफुल हो जाते हैं। आपको लगता है कि इस फ्रेमवर्क के तहत आपका जो आक्रोश पैदा हुआ वह एकदम जेन्युइन आक्रोश है। सच्चाई यह है कि आप किस पर क्रोधित होंगे और किस पर आपकी संवेदना होगी, ये तय करने की एजेंसी आपके पास है ही नहीं, ये मेमोरी के पास है, और मेमोरी मैन्युफैक्चर्ड है। एंड इट्स नॉट अबाउट इंडिविजुअल्स। दरअसल राष्ट्र, दरअसल समाज, दरअसल कलेक्टिव्स आपकी मेमोरी को मैन्युफैक्चर करते हैं। कभी मौका लगे तो चौरी चौरा पर शाहिद अमीन के स्मृति पर किए गए काम को पढ़िए, या फिर अगर आप निर्मल वर्मा को पसंद करते हैं तो निर्मल वर्मा के शब्द और स्मृति को पढ़ने की कोशिश कीजिए। आपको समझ में आएगा कि स्मृतियां जिन कहानियों को गढ़ती हैं वे कलेक्टिव्स गढ़वाते हैं। हर राष्ट्र अपने बारे में कहानियां गढ़ता है। कहानियां आप में बिलोंगिंगनेस पैदा करती हैं, अपनेपन की एक स्टेबिलिटी, स्थिरता पैदा करती हैं और लेजिटिमेसी पैदा करती हैं। कोई भी राष्ट्र दरअसल इमोशनली जिंदा रह ही नहीं सकता अगर वह हर अत्याचार को, हर कहानी को बराबर रूप से याद करे। नहीं, वह चुनता है। वह चुनेगा कि हम इस कहानी को याद करेंगे, इसे हम भूल जाएंगे। राज्य जो है वह स्मृति द्वारा निर्मित अवधारणा है।
कलेक्टिव स्मृतियों से राष्ट्र की जो अवधारणाएं वह तैयार होती है। इसीलिए आप युद्धों को बलिदानों के उत्सव की तरह मनाते हैं, क्रूरताओं को कम करके दिखाते हैं, क्रांतियां जो हैं वो शहीदों का महिमा मंडन करती हैं और हिंसा को दबा देती है। यह तमाम पॉलिटिकल मूवमेंट्स में होता है। जॉर्ज ऑरवेल जब 1984 में इस बात को कहते हैं तो वो कहते हैं हु कंट्रोल्स द पास्ट कंट्रोल्स द फ्यूचर। इसलिए इतिहास को लेकर हर सरकार के साथ ये लड़ाई इतनी मजबूत क्यों हो जाती है? क्योंकि जब आप इतिहास को नए सिरे से गढ़ रहे होते हैं, आप दरअसल भविष्य को नियंत्रित करने की ही कोशिश कर रहे हैं। इसलिए एजुकेशन से ऐसा किया जाएगा, सिलेबस से ऐसा किया जाएगा, मीडिया नैरेटिव से ऐसा किया जाएगा, नए नए जो मॉन्यूमेंट्स बनाए जाएंगे या पुराने मॉन्यूमेंट्स में किसे महत्व दिया जाएगा, किसे नहीं दिया जाएगा, इससे ऐसा तय किया जाएगा। कौन सी एनिवर्सरीज मनाई जाएंगी, कौन सी नहीं मनाई जाएंगी, फिल्में कैसी आएंगी, उन फिल्मों में कौन से पॉलिटिकल नरेशंस आएंगे, ये तमाम चीजें दरअसल आपकी मेमोरी को गढ़ने या बदलने की कोशिश कर रहे हैं। कौन सी चीज आपको नेशनल ट्रॉमा दिखाई देगी और कौन सी चीज आपको नेशनल ट्रॉमा नहीं दिखाई देगी। ऐसा नहीं है कि इसमें से किसी के झूठ होने की जरूरत है, बस बलाघात बदलने की जरूरत है। अचानक आपको लगता है कि 1992 एक नेशनल ट्रॉमा नहीं है। पहले लगता था, अब लगता है कि नेशनल ट्रॉमा नहीं है। बाकायदा खड़े हुए एक मॉन्यूमेंट को गिरा दिया गया, आपको वो नेशनल ट्रॉमा नहीं लगता। इसके विपरीत कश्मीरी पंडितों को लेकर जो पहले घटना हुई वो पहले नेशनल ट्रॉमा नहीं लगती थी, अब नेशनल ट्रॉमा लगने लगी। कौन तय कर रहा है? सत्ता तय कर रही है। सत्ता कोई जरूरी है कि वो ऐसा तय करे, क्योंकि सत्ता जब ऐसा तय करती है तब आपसे आपकी एजेंसी छिन जाती है इस बात को तय करने की कि आप किस बात पर क्रोधित होंगे और किस बात के प्रति आप संवेदनशील होंगे। और एक के बाद एक तरह की आइडियोलॉजी अपने अपने तरीके के मेमोरीज को आपके सामने रखती है। क्योंकि सच्चाई ये है कि हमें सत्य नहीं चाहिए होता, सत्य किसी को नहीं चाहिए होता, कोई सत्य की खोज में नहीं। हर व्यक्ति अपने बने रहने के लिए एक मॉरल इनोसेंस खोजता है, नैतिक शुद्धता, मैं ठीक हूं। ये तभी हो सकता है जब हम किसी अन्य को गलत सिद्ध करते हैं। एंड दैट्स व्हाई वी नीड एनिमीज। बड़ी रोचक बात है, समाजों को लगातार शत्रुओं की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए नहीं कि उन्हें शत्रुओं से कोई शत्रुता निभानी है, इसलिए कि उनकी खुद की परिभाषा इस शत्रुता पर निर्भर करती है। दिस इज द डार्केस्ट पार्ट ऑफ एनी सोसाइटी, एनी स्टोरी। जरा सोचिए कि हर समाज को क्यों लगातार शत्रु गढ़ने पड़ते हैं? क्योंकि शत्रु, दुश्मन आपकी मेमोरी को आसान बना देते हैं, स्मृति को आसान बना देते हैं। एक समाज जो आर्थिक असुरक्षा, पहचान के संकट या डेमोग्राफिक प्रॉब्लम्स या पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, इंस्टेबिलिटी से गुजर रहा होता है, उसे इमोशनल कोहेशन के लिए लगातार एक कॉमन शत्रु चाहिए होता है, दुश्मन चाहिए होता है। परेशानी अपने आप में है, परेशानी अपनी संरचना में है, लेकिन हमें सामने एक दुश्मन चाहिए, क्योंकि दुश्मन सामने होने से जो आपके प्रेजेंट की जटिलता है वह खत्म हो जाती है और आपको स्पष्टता दिखाई देने लगता है। हम इसलिए परेशान हैं क्योंकि इस दुश्मन की वजह से है। बांग्लादेशियों ने कर दी गड़बड़, या यूरोपीय बताएंगे कि इमिग्रेंट्स ने कर दी गड़बड़, या ट्रंप बताएंगे कि जो इमिग्रेंट्स लगातार आ रहे हैं उनसे देश में गड़बड़ हो रही है। सबका सबका ये दुश्मन क्यों गढ़ने पड़ रहे हैं? हर किसी को दुश्मनों की जरूरत क्यों है? क्योंकि ये दुश्मन जब आप गढ़ते हैं तब आपकी मेमोरी सिंप्लीफाइड हो जाती है। आपको दिखता है कि आपकी परेशानियों की समस्या की जड़ यहां है, और फिर आपकी स्मृति उसी तरीके से नहीं गढ़ती है। आपको दिखाई देता है कि हाँ, ये कम्युनिटी खतरे में है, हिंदू खतरे में है क्योंकि सामने मुसलमान है, अमेरिकी खतरे में है क्योंकि सामने इमिग्रेंट्स हैं, व्हाइट्स खतरे में है क्योंकि ब्राउन्स पहुंच गए। बहुत आसान है कि आप सामने एक शत्रु खड़ा कर दीजिए, आपको जिंदगी आसान दिखाई देने लगेगी, क्योंकि आप अपने हर अपराध के लिए, आप अपनी हर कमी के लिए, आप अपनी हर दिक्कत के लिए उसे दोषी ठहरा सकते हैं। और यह काम कौन करता है? इस काम को करने के लिए आपके दिमाग को वाकई यकीन करना होता है कि समस्याओं की वजह यह है, और ये यकीन आपको दिलाती है वे गढ़ी हुई कहानियां, वे स्मृति जो इस पोलराइजेशन से आपके दिमाग में गढ़ दी गई हैं, बैठा दी गई हैं। और ऐसे में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और तमाम किस्म की एल्गोरिथम्स इन्हें और ज्यादा एम्पलीफाई करती हैं। ध्यान रखिएगा, आउटरेज सबको चाहिए, आक्रोश सबको चाहिए, भय सबको चाहिए, अपमान सबको चाहिए, नेगेटिव दिखने वाली चीजें, लेकिन इनसे ही बड़ी अवधारणाएं जैसे कि देश, जैसे कि समाज बची रह पाती है। और ऐसे में जब डिजिटल दुनिया है उसमें ये जो उद्योग है और ज्यादा विकसित हो गया है, क्योंकि इसने हमें एक किस्म का इमोशनल ट्राइबलिज्म पैदा किया है, एक किस्म का भावनात्मक किस्म से हमें एक कबीला बना दिया है। हम किस चीज को ज्यादा अटेंशन दे रहे हैं उससे हमारी मेमोरी तैयार होगी, और उससे हम एक छोटे इमोशनल समूह का हिस्सा बन जाएंगे, जिसके डर एक जैसे होंगे, जिसकी नफरतें एक जैसी होंगी, जिनके शत्रु एक जैसे होंगे, और फिर हम इसे बार बार दोहराएंगे। फिर कंफर्मेशन बायस अपना काम करने लगेगा।
ये बहुत सारे केसेस में बाकायदा स्टडी की तरह देखा गया है। सामने साफ साफ निकल कर आया है कि ऐसा एक के बाद एक चीज में दिखाई देता है। इसलिए स्मृति को निर्दोष मानना बंद कीजिए दोस्त। आपको क्या याद रहा, आपको कौन सी कहानियां पिताजी ने सुनाई, आपको कौन से बंटवारे की कहानियां सुनाई गई, आपको कौन से दंगों की कहानियां सुनाई गई, ये सब बातें निर्दोष नहीं हैं। इन कहानियों के सुनाए जाने की वजहें हैं, निहित स्वार्थ हैं, और उसका मुख्य कारण यह है कि वो तय करना चाहते हैं कि आपको क्या याद रहे और आप क्या भूल जाएं। कभी बच्चन ने कहा था, क्या भूलूं क्या याद करूं। ना बच्चन ये तय कर सकते थे, ना आप ये तय कर सकते हैं। आपकी स्मृति अब कोई और राजनीति तय कर रही है। तो जैसे मैं हर बार कहता हूं कि अपने फैसलों को क्लेम कीजिए, वैसे ही फिर से अनुरोध कर रहा हूं, अपनी यादों को क्लेम कीजिए, यादों की एजेंसी को क्लेम कीजिए। तय कीजिए कि आप रैशनली तय करेंगे कि आपको क्या याद रहेगा, क्या भूल जाएंगे। जब आप ये रैशनली तय करना शुरू करेंगे तो एक बहुत बड़ी साजिश आपके खिलाफ जो है वह निरस्त हो सकती है। इसलिए लगातार सोचिए, लगातार विचार कीजिए, क्रिटिकली विचार कीजिए कि आप जिसे सत्य मान रहे हैं, इतिहास मान रहे हैं अपनी यादों में वो वास्तव में घटित हुआ भी था या बस आप गढ़ ले रहे हैं या आपसे गढ़वा लिया जा रहा है। इसलिए बार बार सवाल पूछिए कि मुझे क्या याद रखने के लिए कहा जा रहा है और मुझे क्या भूल जाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।